गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अभिषेक कुमार तिवारी और आज की क्लास में पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इस सवाल में दिया गया है कि परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होते हुए भी बालक की शिक्षा के विकास के में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सवाल यह है कि शिक्षा जो परिवार में प्रदान की जाती है, बालकों को जो शिक्षा मिलती है किसी परिवार में, वो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है ना। ऑफिशियल नहीं होता है। ये स्कूल कॉलेजों में हम ऑफिशियल शिक्षा देते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा होती है वो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है और ये शिक्षा बालक के विकास में कैसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो चूंकि परिवार से संबंधित ये सवाल है, परिवार से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है ये देखिए। पहले परिवार की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ फैमिली यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ कहा गया है कि परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति एक परिवार में ही होता है। यंग और मैक फिलोसोफर्स जो हैं वो कहते हैं कि परिवार एक प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। मतलब सबसे पुराना जो समूह है वो कौन है? परिवार है। इसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न होता है, परंतु केंद्रीय कार्य जैसे बच्चे का पालन करना, समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश रूप में उसका समाजीकरण करना परिवार के सामान्य कार्य है। तो एक परिवार का क्या कार्य होता है? तो किसी भी बच्चे का पालन करना और जिस समाज में वो परिवार रह रहा है उससे, उसकी संस्कृति से, उसके नियम कानून से, उस समाज के नियम कानून से बच्चे को परिचित कराना। हम सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए किसी सिचुएशन में। तो ये कार्य किसका होता है? परिवार का होता है। परिवार की रचना पति पत्नी और बच्चों से होती है ना। बड़ा ही सिंपल सा बात यहाँ दिया हुआ है। इसके स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग है, परंतु ये सभी रूप अपने सदस्यों को सामान्य घरेलू शिक्षा देते हैं और उनके गुण का विकास करते हैं या उसमें सहायता करते हैं, है ना। ये परिवार जो होता है और उनके जो सदस्य होते हैं वो कोई मैथ्स के फॉर्मूले या इंग्लिश के रूल्स जो हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। सामान्य घरेलू शिक्षा दी जाती है और साथ में उनके गुणों को विकास करने में सहायता करता है ये शिक्षा। यहाँ पर फिर परिवार की परिभाषा दी गई है कि अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं या अलग अलग जो शिक्षाविद हैं वो किस प्रकार से परिवार को, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोफेबल, मॉन्टेसरी, रेमंड और हेंडरसन ने अलग अलग विचार दिए हैं परिवार और शिक्षा से संबंधित। इसको आप पढ़ लें। फिर यहाँ पे कहा गया है कि परिवार जो है वही पहला विद्यालय होता है। बिल्कुल सही बात है। घर बालक के लिए प्रथम विद्यालय है ना। पैदा होते ही उसकी सुरक्षा तथा उसे जिंदा रखने की जिम्मेदारी जो है वो परिवार की होती है। परिवार जो है वो मनवोचित गुणों को अपनाना सिखाता है। उसकी स्थायी विकास भी परिवार में होती है। परिवार में उसे शिक्षा क्या क्या प्राप्त होती है ये देखते हैं हम। यहाँ लिया हुआ है कि परिवार जो विद्यालय है उसमें कौन कौन सी शिक्षा एक बालक को मिलती है। तो सबसे पहली शिक्षा जो मिलती है बालक को किसी भी परिवार में वो है सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा, है ना। घर में पहाड़े वगैरह जो हैं या फिर गणित के पहाड़े या हिंदी के व्याकरण या इंग्लिश का ग्रामर या साइंस के कुछ रूल्स वो सब नहीं पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे सामाजिक कैसे होना है, आध्यात्मिक कैसे होना है और नैतिकता कैसे आती है ये चीज़ें सिखाई जाती है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि परिवार समाज का प्रारंभिक रूप है तो समाज में जीवन व्यतीत करने वाले उन सभी गुणों की तैयारी कराता है
जो नैतिकता, आदर्श तथा आध्यात्मिक गुणों पर आश्रित होते हैं, है ना। इस प्रकार हर समाज के परिवार में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है और बालक चरित्र निर्माण के सभी गुणों से विभूषित हो जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो हैं, है ना, सामाजिकता या आध्यात्मिकता या फिर नैतिकता, ये सारी चीज़ें परिवार में सीखने को मिलती है। समायोजन की शिक्षा भी मिलती है, यानी कि एजुकेशन ऑफ एडजस्टमेंट। डार्विन के मतानुसार, डार्विन जो थे फेमस बायोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि शक्तिशाली ही इस संघर्ष में जीवित रह पाता है। बड़ी शक्ति के आने से छोटी शक्ति समाप्त हो जाती है। यहाँ पे डार्विन जो है वो अपनी बायोलॉजी वाली थ्योरी देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, वही जीवित रह पाएगा। जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली होता है प्रकृति में, वो ही जीवित रह पाता है, कमज़ोर जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो समायोजन करने वाला ही बच पाता है। डार्विन कहते हैं कि अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ में तो आप बच नहीं पाएंगे। हम इंसान आज इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो चुके हैं? क्योंकि हमने हर एक प्रकार के वातावरण में रहना सीख लिया है ना। अब ये जो वातावरण है, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो एक भौगोलिक वातावरण हो, ठीक है, फिर चाहे वो एक मौसम से संबंधित वातावरण हो, हमने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया है। अतः बालक परिवार में समायोजन करना सीखता है ना। एक बालक जो है परिवार में समायोजन करना भी सीखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि घर को प्रभावशाली बनाने का साधन। तो अभी तक हमने क्या सीखा? परिवार क्या होता है वो हमने देखा, परिवार में किस प्रकार की शिक्षा बालकों को मिलती है वो हमने देखा, है ना। अब हम देख रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है किसी भी बालक के लिए, तो वैसे सिचुएशन में उसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाए ताकि बालक की शिक्षा जो है, जो सामाजिक शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, जो प्रेम का विकास होना है, जो नैतिक मूल्य जो बालक का विकास होता है, उनका व्यवहार का विकास होता है, उनके सहयोग की शिक्षा जो होती है, एडजस्टमेंट की जो शिक्षा होती है, ये सारी शिक्षाएं कहाँ मिलती है? परिवार में मिलती है। तो उन्हें प्रभावशाली बनाना जरूरी है ना। तो इसीलिए उसको प्रभावशाली कैसे बनाना है इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे टी रेमंड कहते हैं कि यदि दो बालकों का, ये वही पॉइंट है जो पिछले बार आया था, कि अगर एक विद्यालय में दो बालक पढ़ रहे हैं, एक ही जैसा शिक्षा ले रहे हैं, एक ही शिक्षक है उनका, एक ही सा अध्ययन कर रहे हैं, एक ही सा अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी वे पूर्ण रूप से अपने सामान्य ज्ञान, रुचि, अपने भाषण, व्यवहार और नैतिकता परिवार के वातावरण के कारण भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, जिनसे वे आते हैं। परिवार बालक का प्रारंभिक विद्यालय है। यहाँ पे वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि परिवार जो होता है वो बालक का क्या होता है? प्रारंभिक विद्यालय होता है। शुरुआती विद्यालय कौन होता है? परिवार ही होता है। यदि परिवार प्रभावशाली होगा तो बालक भी निसंदेह प्रभावशाली होगा, है ना। अगर परिवार में प्रभावशाली होंगे, यानी कि वहाँ पे शिक्षा की बात की जाएगी, अच्छे विचार होंगे वहाँ के परिवार के लोगों के बीच में, तो बालक को भी वही विचार उनको मिलेंगे। अगर परिवार में सच बोला जाता है, अगर परिवार में दया का भाव ज़्यादा होता है, अगर परिवार में सद्भावना ज़्यादा होती है, तो ये सारा बालक भी सीखेगा और यही उसका व्यवहार बनेगा धीरे धीरे। तो परिवार को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य परिवार के मुखिया को करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स दिया गया है कि क्या क्या परिवार का मुखिया जो होता है वो क्या क्या कर सकता है ताकि परिवार जो है वो एक प्रभावशाली परिवार बन सके। परिवार का मुखिया परिवार की पूर्ण व्यवस्था करे, इससे अच्छा परिणाम होगा। पूर्ण व्यवस्था करना मतलब हर चीज़ से परिवार को परिपूर्ण रखे, चाहे वो पैसे से हो, चाहे फिर वो सद्भावना की बात हो, है ना, चाहे वो अच्छे विचारों की बात हो, हर प्रकार से मानसिक, शारीरिक और
मौलिक रूप से, है ना, परिवार को क्या कर सकते हैं, क्या रखे, पूर्ण रखे, पूर्ण व्यवस्था करें। तो इससे क्या होगा, अच्छा परिणाम निकलेगा। यदि परिवार में झगड़े होंगे तो भी परिवार का वातावरण अशुद्ध होगा और बालक पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। वही बात है, परिवार में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, है ना, कि परिवार क्या होता है, फिर उसका प्रभाव किस प्रकार से बालक के शिक्षा के ऊपर पड़ता है, और अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो परिवार को प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स अब हमने देख लिए। अब उन्हीं सारे उत्तरों को यहाँ पे सम अप किया गया है, मतलब कि कंक्लूजन दिया गया है, निर्धारण उत्तर दिया गया है। कहा जाता है कि परिवार बाल शिक्षा का पहला कक्षा होता है। 4 या 5 वर्ष पश्चात बालक शिक्षा प्राप्त करने विद्यालय में आता है। उस समय उसके मस्तिष्क में अनेक ग्रंथियों का निर्माण हो चुका है। उसका परिणाम यह होता है कि अध्यापक चाहते हुए भी कपितय वहनीय परिवर्तन नहीं कर सकता है ना। 4-5 साल तक बालक जो होता है वो अपने घर में रहता है, अपने माता पिता, अपने पड़ोस, आस पड़ोस को देख करके बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, और उस समय तक यानी 4-5 साल तक उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में जितनी ग्रंथियां होती हैं उनका निर्माण हो चुका होता है ना। टीवी पे प्रचार आता है कि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 4-5 साल तक ही 90%, 95% तक डेवलप हो जाता है। तो इसका परिणाम यह है कि अध्यापक अगर चाहे भी तो उसके परिवर्तन में, उसके काम में परिवर्तन, मतलब उसके विचारों में, उसके व्यवहारों में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। इसका परिणाम यह होता है कि बालक का विकास विद्यालय में जाने वाला केवल परंपरागत शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही होता है। फिर बालक जो है वो जब वो जाएगा विद्यालय तो अगर शिक्षक फिर चाहे भी तो क्या वो जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो शायद वो नहीं कर पाएगा, मुश्किल होती है। फिर ऐसी स्थिति में परिवार का दायित्व जो है वो और भी बढ़ जाता है। परिवार को चाहिए कि शैशव से ही बालक के विकास में पूरा सहयोग दे। यानी कि जब बालक एकदम शैशव अवस्था में रहता है, जब वो बोल नहीं सकता है, उस समय से ही उसको अच्छे व्यवहार, अच्छे ज्ञान, अच्छी कहानियाँ जो है उसको सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, बताई जाए, ताकि उसका सही से डेवलपमेंट, सही से विकास जो है वो हो सके। इस संदर्भ में प्लेटो जो है वो कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा एवं निर्माण करे तो उसे सुंदर वस्तुओं से घेर दो, है ना। सुंदर वस्तुएं मतलब क्या हुआ? सुंदर वस्तुओं का मतलब हुआ कि ऐसी अच्छी चीजें, है ना। सुंदर मतलब फूल है या कोई अच्छी चीजें हैं, पिक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, नेचर हो गया, प्रकृति हो गई। तो अगर बालक के विचार आप सुंदर चाहते हैं तो उन्हें उसी प्रकार की वातावरण आप प्रदान करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। टी रेमंड कहते हैं कि परिवार बालकों में पारिवारिक समझदारी एवं संकुचित भावना उत्पन्न करता है।